Hello everyone. In the last video, we learned about the various theories supporting the transportation of water. आज के लेक्चर में हम मिनरल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे और फूड ट्रांसलोकेशन कैसे होता है प्लांट्स में ये भी जानेंगे. ऑलराइट, सो हमारे सॉइल में ढेर सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो अर्थ के क्रस्ट से आए हैं और वो भी जो एटमॉस्फेयर से फिक्स हुए हैं, लाइक नाइट्रोजन. Alright, so we have for example carbon, hydrogen, phosphorus, sulfur, boron, जो भी है, it's all present here. And ये रूट है जो प्रेजेंट है, ये जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये वाटर के साथ ये मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर थ्रू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक योर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड एवरीथिंग, दिस विल टेक इट टू योर जाइलम वेसल्स एंड दैट इज़ अलॉन्ग विथ योर वाटर. तो ये पानी के साथ साथ ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे जाइलम वेसल में पोर कर देता है. ठीक है, तो अब जब ये जाइलम वेसल में पोर कर देता है, हम ये कह तो रहे हैं कि पानी के साथ एब्जॉर्ब होता है. हाउ डू वी प्रूव दैट एंड हाउ डू वी नॉट नो कि प्लांट खुद ये मिनरल्स सिंथेसाइज नहीं कर रहा है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक प्लांट को पूरा बर्न डाउन कर दिया एंड दे ट्राई to figure out the mineral composition of the ashes that were remaining after the plant has been burnt. उससे उनको ये मालूम पड़ा कि ashes में ढेर सारे minerals के traces थे, like that of your carbon, hydrogen, phosphorus, and then they figured it out कि ये plant has absorbed it from the soil by cutting out the जाइलम वेसल्स ऑफ अ प्लांट. और उसे ये पता चला कि ये जो सैप जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीव्स एंड द स्टेम, उन्हें ये पता चला कि इस सैप में बहुत सारे मिनरल्स हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि वो रूट से एब्जॉर्ब हुआ और एशेस में थे, मतलब प्लांट के अंदर इतने सारे मिनरल्स यूटिलाइज हुए और वो प्लांट के अंदर ही रहे थे. ऑलराइट, सो अब ये जाइलम वेसल में पोर हुआ. ये जाइलम वेसल से, ये मेन जाइलम वेसल से पोर होकर वेन के जाइलम वेसल में आएगा. ठीक है, ये एक लीफ का रीजन है. ये वेन के जाइलम वेसल में आएगा, फिर वेनियोल के, ऑलराइट, और फिर इसके भी वेनलेट के, और ये पतले वेनलेट में चला जाएगा. और इसमें भी जो जाइलम वेसल्स है उसमें से होकर ये बिल्कुल सेल के पास जाकर ये, let's just imagine, so this is a microscopic view, so you have your cells of your leaf, all right. तो ये पानी, तो मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, all right, ये पानी अंदर पोर कर देता है जाइलम वेसल, तो the leaf absorbs water, the each cell gets water, but जो mineral components है like your carbon, your boron and whatever, all of these are left outside the cell. ठीक है, ये सेल के बाहर रह जाते हैं. तो ये सेल्स क्या करते हैं, उनको जब भी ज़रूरत लगता है, ठीक है, उनको जब भी ज़रूरत लगता है मिनरल्स का, वो उनको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे. एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे यानी कि एटीपी, जो आपका एटीपी है उसको ये एक्सपेंड करेंगे एंड दे विल यूज़ एक्टिव process to take in the mineral ions from the vicinity of the cell which was poured in by the xylem vessel of the leaf. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सीखा कि रूट है से जाइलम तक जैसे जैसे पानी आता है उसी के साथ मिनरल्स आ जाते हैं, और उसी पानी के साथ वो मिनरल्स मूव करके लीफ के सेल्स तक पहुंच ही जाते हैं. और जब वो लीफ के सेल्स तक पहुंच जाते हैं, वो लीफ के सेल्स के अंदर नहीं जाते, सेल्स के बाहर रह जाते हैं. जैसे जैसे सेल को लगा कि उसे किसी मिनरल की ज़रूरत है, एटीपी एक्सपेंड करके इसे एब्जॉर्ब कर लेता है. ऑलराइट, तो अभी हमने जाना कि मिनरल्स पानी के साथ. नाउ देयर इज़ अनदर वे कि एक प्लांट एक मिनरल को एब्जॉर्ब करे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो ब्रांच है ये ओल्ड ब्रांच है इससे. ठीक है, बिकॉज दिस केम अप फर्स्ट एंड देन दिस ब्रांच केम अप प्रॉब्लली. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये लीफ ओल्ड हो गया है एंड ये गिरने वाला है, तो
ये लीफ ओल्ड हो गया है, इसको और न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डाई बाय फॉलिंग ऑफ। तो ये लीफ क्या करेगा, ये लीफ अपने जो अंदर के मिनरल्स डिपॉजिटेड है उनको ट्रांसफ़र करेगा अपने अगले वाले लीफ में, या एक यंगर लीफ में, या एक यंगर स्टेम में, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। और उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो लीफ गिर जाएगा उसमें यूज़फुल या यूटिलाइजेबल मिनरल्स उसके साथ चले नहीं जाएंगे बल्कि प्लांट में रह जाएंगे, और प्लांट इसेंशियली उसे रिसाइकिल कर रहा है ताकि उसे और एनर्जी नहीं एक्सपेंड करनी पड़े लीव्स में, लीव्स को और प्लांट को और एनर्जी एक्सपेंड ना करनी पड़े मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, सो द ओल्ड लीव्स इसेंशियली give up on their minerals which they don't require anymore because they are anyways going to die, and they send it to the leaves that are younger and will need the minerals. Alright, तो इसमें भी we have certain minerals जो कि बहुत easily remobilize होते हैं। तो ये जो phenomenon हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें ये मोबिलाइज हो रहे हैं मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह में जाना, मोबिलाइजेशन होता है। एंड री बेसिकली मीन्स इट इज़ recycling it or reusing the same minerals again and again. And then there are certain minerals like calcium, iron and boron which are not remobilized. If you notice ये जो minerals है calcium, ferrous, boron, ये मिनरल्स स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, जैसे आपका कैल्शियम सेल वॉल्स में हो सकता है, एंड सम ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, सो ऑल ऑफ दिस, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन दीज आर नॉट readily remobilized, whereas minerals like potassium, sulfur, ये सब आराम से remobilize हो पाते हैं. Alright, now we come to the next concept, which is talking about the xylem sap being pulled upwards because of the transpiration pull. ठीक है, तो ऊपर leaves में water is getting lost because of the excess heat या less humidity in the surrounding, या जिस भी रीज़न के वजह से, जिसके वजह से diffusion pressure deficit डेवलप हो रहा है वहाँ के सेल्स में. So there is high osmotic pressure due to which the water is being constantly recruited there, and जिसके वजह से xylem sap ऊपर की ओर फ्लो होता जाता है यहाँ की वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने. ऑलराइट, और जो नाइट्रोजन है ये इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है जाइलम सैप में, बट ये अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और अलग अलग हार्मोन्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है. इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस अमीनो एसिड्स, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन हार्मोन्स जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करने में. ऑलराइट, और हमें इसी एक और बात भी पता चलती है वेर we notice that xylem and phloem exchange materials. How? We will learn it in the next concept, which is transportation of food. Alright, तो we know कि leaves में chloroplasts होते हैं. That is one of the reasons these leaves are green. So chloroplasts होते हैं और उसमें green pigments होते हैं जो कि sunlight को harness करके synthesize करते हैं glucose. So essentially जो leaves है उनमें food produce हो रहा है. Alright, now the food which is being produced in the leaves, we need to transport it to different other parts of the plant. जैसे कि अगर मैं stem की बात करूँ और जो roots इसके नीचे हैं वो photosynthesis नहीं perform करते हैं, and hence उनको constantly nutrition की ज़रूरत पड़ती है to perform their function, which is transport of minerals or maybe absorption of water by the roots. So उसके लिए these leaves need to somehow transport this food or glucose from the leaf over here, for example, जैसे कि यहाँ, to different parts of the plant, like the stem tip over here or the roots which are present below here. ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम वैस्कुलर बंडल के दूसरे एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, विच इज़ योर फ्लोएम. ऑलराइट, सो योर फ्लोएम इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स within the plant, and it
transports sugars to almost all the parts of the plant, which includes your stem, leaves, fruits, flowers, roots and everywhere. ठीक है. So this transportation of food in the plant is known as translocation. और अभी हम पढ़ेंगे one of the types which is known as vertical translocation. alright, तो हम ये vertical translocation एक interesting experiment के थ्रू पढ़ेंगे. alright, so now we have had this plant and हमने क्या किया, इसका जो सिर्फ सेंट्रल रीजन है जिसमें जाइलम है और पिथ है, हमने सिर्फ उतना रीजन रहने दिया, और ये बार्क और कॉर्टिकल रीजन और यहाँ पे जहाँ पे फ्लोएम एलिमेंट्स थे हमने वो पूरा पार्ट निकाल दिया. ठीक है. आफ्टर वी कम बैक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स, हम नोटिस करते हैं कि ये जो अपर रीजन है, ठीक है, ये जो अपर रीजन है वहाँ पे ऐसा मोटा सा डेपोजिशन. So you will assume that the leaves are present over here. So above this thickening, and we will also assume that the roots are present in this direction. alright, तो अब हमें इससे ये पता चलता है, प्रूव होता है एक्चुअली, कि ये जो लीव्स सिंथेसाइज कर रहे थे ग्लूकोज और फूड्स और डिफरेंट सल्यूट्स, ये नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा था टू एंश्योर कि ये नीचे वाले प्लांट पार्ट्स को सप्लाई करे. बट बिकॉज हमने यहाँ पे जो थे, यहाँ पे हमने फ्लोएम एलिमेंट्स काट के निकाल दिए, ये फ्लोएम एलिमेंट्स बचे ही नहीं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड हेंस यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गया है, which means there is a deposition of the glucose which was produced by the leaves and was being translocated to the lowermost parts of the plant, and this got deposited in this region because of the absence of phloem between these two regions. ठीक है, ये तो हमने ऊपर से नीचे की बात की. ठीक है. There is also a requirement, जैसे यहाँ leaves है और यहाँ पे आपका एक फ्लावर का बड है. ठीक है. Doesn't look like a flower bud. Okay. So यहाँ पे you have your flower bud. ठीक है. और यहाँ पे भी आपके प्लांट में लीव्स है. ठीक है. So what this leaf will do, ये फ्लोएम एलिमेंट के थ्रू इस फ्लावर बड को which is maybe above the leaf, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा ताकि ये फ्लावर बड ग्रो हो और आगे एक फ्लावर बने. इसका ये मतलब है कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड in both the upwards and the downward direction, which means it is bidirectional in nature. अब ये तो हमने वर्टिकल ट्रांसपोर्ट देख लिया, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की बात. ठीक है. और हमने ये भी जान लिया कि फ्लोएम वेसल्स करते हैं which are essentially made up of your sieve tubes, and ये करते तो हैं, पर हमें ये भी देखना है ना कि within the plant in the cross sectional region laterally translocation होता है कि नहीं, and the answer is होता है, and this is facilitated by the presence of medullary rays. Right, these medullary rays extend from the center, from the pith, ये आपका pith region है, to your cortical region. तो ये medullary rays travel, ये basically जो शुगर्स है, जो ग्लूकोज है, उसे लेकर पूरे साइड के डायरेक्शन में, दैट इज़ इन लैटरल डायरेक्शन, उसको ट्रांसलोकेट करते हैं ताकि ऑल ऑफ दीज सेल्स दे गेट इनफ ऑफ फूड. ओके. तो अब इसमें भी यहाँ पे आपके फ्लोएम बंडल्स है. ठीक है. सो दीज आर योर फ्लोएम बंडल्स. सो दिस इज़ अ वास्कुलर बंडल और इसके फ्लोएम बंडल्स यहाँ पे हैं. ये फ्लोएम बंडल अगर अंदर की ओर, ठीक है, ये जो पिथ रीजन है यहाँ पे अगर शुगर्स या ग्लूकोज ट्रांसलोकेट करे, यू कॉल इट रेडियल ट्रांसलोकेशन. और अगर यही फ्लोएम बंडल बाहर की ओर ट्रांसलोकेट करे, जो कॉर्टेक्स है वो फ्लोएम से आउटर रीजन में होता है. इफ़ यू कंसिडर पिथ एज द इंटरनल रीजन, it will
be called tangential translocation. ठीक है, so this is tangential when the pith is translocating food or sugars basically from the phloem region to the cortical region, and wahi phloem if it translocates food into the pith region it is known as radial translocation. ठीक है, अब हमने देख लिया कि मिनरल्स कैसे एंटर करते हैं प्लांट में, और वही जो ग्लूकोज जनरेट होता है आपके अलग अलग मेटाबॉलिक साइकिल से, उसको प्लांट किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है अपने बॉडी में. नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है. तो देयर वाज दिस प्लांट साइंटिस्ट कॉल्ड एज अर्नस्ट मंच. ठीक है, सो ही गेव दिस थ्योरी जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यू अज्यूम दिस इज़ अ लीफ सेल. ठीक है, ये लीफ सेल में ढेर सारा शुगर बन रहा है और यो ग्लूकोज, लेट्स जस्ट कॉल इट फूड. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें इतना सारा ग्लूकोज या फूड बन जाता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब करता है. Now this cell has a lot of solute and a lot of water, so it has a huge amount of solution present inside, जिसके वजह से इसका टर्गर प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा. तो इसका ये मतलब है ये सेल बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा. तो उसके वजह से ये अपने थोड़े से सल्यूट्स फ्लोएम वेसल में पुश आउट कर देगा, बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड इन सो मच एट ए टाइम. ठीक है, अब जब इसने फ्लोएम वेसल में डाल दिया है ये ग्लूकोज, ये फ्लोएम वेसल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसके वजह से इट एब्जॉर्ब्स वाटर और टेक्स इन वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल विच इज़ फ्लोइंग पैरेलली टू इट. अब इसका टर्जिडिटी बढ़ गया तो ये अपने अगले वाले सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा, बिकॉज दिस हैज़ मोर DPD और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दैन दी अर्लियर सेल. इस तरह से ये फूड भी ट्रांसपोर्ट होता जाएगा until it reaches the end cell, which is maybe your roots or your different flower buds or your fruit initials or whatever. Alright, so this is one of the representations of Ernst-Monk theory. ठीक है, और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अब ये लीफ है, यहाँ हमने बना लिया ग्लूकोज. अब ये लीफ में सेल्स भर गए हैं पूरी तरह से. ठीक है, सो दिस सेल इज लाइक फुल ऑफ ग्लूकोज. सो व्हाट दिस विल डू, इट विल टेक इन वाटर. ठीक है, इट विल टेक इन वाटर फ्रॉम a xylem element. So this blue ones are your xylem elements and the red ones are your phloem elements. Alright, so it has taken water. It has become really turgid. ठीक है, वो झेल नहीं पा रहा है, इतना सारा सोल्यूशन है उसके अंदर. सो व्हाट इट विल डू, वो अपना थोड़ा सा ग्लूकोज इस फ्लोएम वेसल में डाल देगा, जो लीफ का फ्लोएम वेसल है, विच इज़ योर सीव ट्यूब. और फिर धीरे धीरे वो सेल्स से होते हुए ये फ्लोएम वेसल में जाता रहेगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, एंड हैंस इट विल मूव अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि इसके अगले सेल में हमेशा DPD उससे पहले वाले सेल से ज़्यादा होगा. और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रूट्स कॉन्स्टेंटली पानी यूज़ करे जा रहे हैं. ठीक है, और फूड यूज़ करे जा रहे हैं. सो इट इज़ यूजिंग ग्लूकोज टू कंडक्ट इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अब ये सेल में ग्लूकोज जाएगा और वो उसको मेटाबोलाइज करेगा, और फिर उसके द्वारा जो एनर्जी मिली उससे, उसी से तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा ना पानी का. So this root is using lots and lots of glucose to conduct water and absorb minerals and everything. So this root is creating a diffusion pressure deficit. तो ये अपने पहले वाले सेल से पूछेगा. So this is something we've discussed earlier. ठीक है, और फिर वो अपने पहले वाले सेल से पूछेगा. तो इस तरह यहाँ के हर सेल में इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होगी, एंड इसीलिए वाटर नीचे की ओर फ्लो हो, ग्लूकोज नीचे की ओर जाता रहेगा, सो दैट इट रीचेस दीज रूट्स. ऑलराइट, तो जहाँ पे
ये वीन आपके फ्लोएम में शुगर डालता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लोडिंग ऑफ वीन। और जहाँ पे ये ग्लूकोज या शुगर इज़ अनलोडेड फ्रॉम दिस एलिमेंट, इट इज़ नोन एज अनलोडिंग ऑफ द वेन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पैसिवली मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशंस एंड डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स and constant utilization of water by glucose by the roots and different parts of the plant. So roots was just an example. Depending on plant के कौन सा part metabolic activity create perform कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हमने यहाँ रूट्स का एग्जांपल लिया है, आप इसके जगह पे स्टेम बोल सकते हो या यू कैन जस्ट से फ्लावर बड। ऑलराइट, एंड अलॉन्ग विद दैट जो लीव्स है वो कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड हेंस इन सब फिनोमेना के वजह से पैसिवली शुगर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, बट इस थियोरी के भी कुछ ऑब्जेक्शंस है। हाउ डज दिस थियोरी एक्सप्लेन बाई डायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि हमने तो यहाँ एक ही डायरेक्शन की बात की, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस नहीं मिले हैं। सो वी स्टिल डोंट नो हाउ डज इट परफॉर्म बाई डायरेक्शनल फ्लो, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और ये सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस है, इसमें कहीं पे एज सच एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई है। सो साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चंस, ऑन दीज असम्पशंस, एंड यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। ऑलराइट, सो होपफुली यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। Bye.